हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जोन एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ that depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in solution। यानी बोल सकते हैं हम कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर, कौन सा सॉल्यूट यूज़ किया गया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूट के नंबर, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। एंड इट इज़ इन रिलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी उसका कितना टोटल नंबर है उस सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का कितना नंबर है इन सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्वेंट में उसे ऐड किया गया है, उस टोटल सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, दैट टेल्स अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव वर्ड जो है वो एक्चुअली दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है को का मतलब हुआ टुगेदर, एंड दूसरा जो लैटिन वर्ड है दैट इज़ लिगेर, विच मीन्स टू बाइंड, यानी बांध के रखना, एक साथ इकट्ठा रखना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू स्टडी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हम इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ के में जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको एक बार फिर से देख लें। जब ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर सपोज़ एक मेरे पास बीकर है जिसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट उसमें मौजूद है, तो जो भी इसका वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट ओनली। यस। अब जब मैं इस सॉल्वेंट में जैसे ही एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी इसकी सरफेस को घेर रहे हैं। इस केस में, पहले केस में जो सरफेस पे पार्टिकल्स थे वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, तो क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे तो वट एवर वेपर्स आर क्रिएटेड वो सिर्फ सॉल्वेंट के ही वेपर्स होंगे। वेयर एज जैसे ही हमने सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो क्या हो गया, जो सरफेस में पार्टिकल्स थे सॉल्वेंट, अब वहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स नहीं हैं, वहाँ पे अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने भी कुछ जगह घेर ली है सरफेस की, तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो अमाउंट है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए हैं तो वेपर प्रेशर को क्या होगा, वेपर प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। यस, इज इट क्लियर। इस केस में, फर्स्ट केस में, क्योंकि पूरे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं तो वेपर्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूट ऐड करने पर सरफेस जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने भी घेर लिए, रेड कलर से शो किया हुआ है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए सरफेस पे, तो उसकी वजह से वेपर्स का फॉर्मेशन कम हुआ है। वेपर्स का फॉर्मेशन कम हुआ है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी रिड्यूस हो गया है। यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने पर, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये जो लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में, जो रिडक्शन आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट द आइडेंटिटी। उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके अमाउंट के ऊपर, उसके नंबर के ऊपर, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यस, इट्स क्लियर टिल हियर। ये हमने पहले भी बात की हुई है। अब राउल्ट्स लॉ जो है, इस पर्टिकुलर केस को हम किस
टर्म से शो कर सकते हैं, किसी रिलेशन से शो कर सकते हैं, ये हमने पहले ही देखा है कि अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर हमें राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालना है तो इट विल बी P1 इक्वल्स टू Chi1 P1 नॉट. ओके, जहाँ पे P1 इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द solvent in solution and Chi1 is the mole fraction of that solvent. P1 naught is the vapor pressure of pure component, यानी कि प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है. प्योर कंपोनेंट, जब सिर्फ प्योर कंपोनेंट प्योर सॉल्वेंट रहा है उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट इज P1 नॉट. ओके, तो सिंस आई टोल्ड कि जब हम इस स्टेज से इस स्टेज में आते हैं, प्योर सॉल्वेंट से जब हम सॉल्यूशन वाले स्टेज में जा रहे हैं, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट से P1 हो जा रहा है, यानी कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है. तो लेट अस फाइंड आउट दैट क्वांटिटी ऑफ दैट अमाउंट ऑफ दैट रिलेशन ऑफ रिडक्शन इन वेपर प्रेशर. तो वो जो वेपर प्रेशर में रिडक्शन आया है, लेट अस सपोज उसे हम अज्यूम कर लेते हैं डेल्टा P1. डेल्टा यानी कि चेंज, व्हाट चेंज, यस, ये चेंज ही तो आया है. जब रिडक्शन हुआ है इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर रहा होगा और जो बाद में वेपर प्रेशर है वो एक नहीं है, चेंज आया है. So that change we are going to calculate here. That is means reduction we are calculating here. So which is shown with delta P1. So let us write the expression. Delta P1 क्या हो जाएगा, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो माइनस जो सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर हुआ है P1. So delta P1 will be equal to P1 नॉट प्योर का माइनस P1 यानी कि सॉल्यूट डालने के बाद. So P1 नॉट माइनस P1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. P1 हमने यहाँ पे लिखा था Chi1 इंटू P1 नॉट, तो यहाँ पे हमने वैल्यू इसका एक्सप्रेशन पुट कर दिया है Chi1 P1 नॉट. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या है, P1 नॉट को हम कॉमन निकाल देते हैं और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 माइनस Chi1. लेट मी क्लियर हेयर, जहाँ पे भी हम 1 पुट कर रहे हैं इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द सॉल्वेंट कंपोनेंट, और जहाँ पे भी हम 2 लिख रहे हैं इसका मतलब हम उसे सॉल्यूट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं. जनरली हम जहाँ पर भी इस पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी हम देखेंगे उसमें 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ सॉल्वेंट एंड 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन विच इज़ सॉल्यूट. सो फाइनली व्हाट वी गॉट P1 नॉट 1 माइनस Chi1. अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो 1 माइनस Chi1 इज़ इक्वल टू Chi2 ओनली, क्योंकि सम ऑफ, जब हम बाइनरी मिक्सचर लेते हैं तो सम ऑफ द यानी मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू यूनिटी होता है, 1 होता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, Chi2 1 माइनस Chi1 इज Chi2 ओनली. सो वी विल बी रिप्लेसिंग दिस बाय Chi2. सो व्हाट इज़ द फाइनल रिलेशन विच वी गॉट इज डेल्टा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट Chi2. ओके, 1 माइनस Chi1 को रिप्लेस कर दिया हमने Chi2 से. अब आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग, है ना, जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो तो समझ में आया, लेकिन रिलेटिव जब हम इसे किसी रिलेशन में किसी के साथ रिलेट करते हुए पढ़ते हैं, दैट इज़ ओनली वी आर स्टडिंग इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. सो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम किसके रिलेशन में पढ़ेंगे, या किस, ये जो रिडक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसके रिलेशन में हम निकालेंगे, जो उसका ओरिजिनल प्योर के रिलेशन में निकाला जाता है ना. सो यहाँ पे भी डेल्टा P1 विच इज़ द रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन, इन रिलेशन हम किसके रिलेशन में निकालेंगे, द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. सो अपॉन P1 नॉट हो जाएगा. ओके, तो जब भी हम रिलेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं मीन्स इन रिलेशन टू व्हाट, तो इन रिलेशन टू द प्योर सॉल्वेंट. दिस इज़ द रिडक्शन एंड दिस इज़ द इन रिलेशन टू प्योर सॉल्वेंट. इक्वल्स टू डेल्टा P1 हमारा क्या था, हमने देखा था P1 नॉट माइनस P1, तो हमने वही वैल्यू लिखा है P1 नॉट माइनस P1 अगेन डिवाइडेड बाय P1 नॉट. लेट अस सॉल्व दिस फर्दर. तो हमारी ये वैल्यू ऐसी आएगी, P1 नॉट माइनस P1 हमारा फाइनल ये आया था P1 नॉट Chi2 दिस वन, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, नीचे P1 नॉट है, P1 नॉट कॉमन, सो कैंसिल हो गया. तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या है, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू Chi2. अब यहाँ पे देखिए डेल्टा P1 को हमने अगेन इसको लिख लिया इसके फर्दर एक्सपैंडेड फॉर्म में P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू Chi2, यानी कि सिंपली हमने इसको इसमें जो कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि उसका जो एक्सपैंडेड वर्जन है वो लिखा हुआ है. आई होप इट इज़ क्लियर. अब आगे आते हैं
Chi2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे 2 मैंने पहले भी बताया, 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूट के पार्टिकल्स को बता रहा है। तो Chi2 को अगर Chi2 को एक्सपैंड करना है या उसका फॉर्मूला निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का हमने पढ़ा हुआ है। मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट के लिए क्या होगा? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस किसके हैं? सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। तो N2 अपॉन N1 प्लस N2. So this is my expression, this is my formula, this is my relation for relative lowering of vapor pressure for a solution which is containing solute in it. But let us suppose कि मेरा जो solution है वो बहुत ही dilute है। dilute है इसका मतलब मैंने बहुत ज़्यादा उसमें क्या डाला है? वाटर का अमाउंट किया हुआ है। अगर मेरा वाटर उसमें बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरा सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो क्या हो गया है? कम हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत डाइल्यूट है, उस केस में मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। N2 क्या हो जाएगा मेरा? वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू N1। और जब भी हमारी ऐसी कोई केस होता है तो हम ऐसी छोटी वैल्यू को डिनोमिनेटर से रिमूव कर देते हैं, डिनोमिनेटर से हम उसको एस्केप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? P1 माइनस P1 अपॉन P1, दिस वन, N2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से N2 हटा देंगे हम डिनोमिनेटर से, सिंस इसकी वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन रह जाएगा N2 अपॉन N1. सो दिस इज द योर एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ना फर्दर आपको पता ही है कि जब हम N2 और N1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं किसी भी कंपोनेंट के, तो हम उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे भी हम उसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर सॉल्यूट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2। उसी तरह से N1 क्या हो जाएगा? W1 अपॉन M1. ओके, सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे। फर्दर कैसे लिख सकते हैं? N2 यानी कि W2 अपॉन M2, N1 हो जाएगा W1 अपॉन M1। अब सिंस ये डिनोमिनेटर में है N1, तो वहाँ पे जाके क्या हो गया? M ऊपर आ गया है इन द न्यूमरेटर साइड। तो मेरा फाइनल जो फॉर्मूला है वो है P1 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल्स टू W2 इंटू N1 अपॉन M2 इंटू W1, जहाँ पे W2 और W1 masses हैं। W2 is a mass for solute and W1 is a mass for solvent. M1 and M2 are molar masses हैं। M1 is the molar mass of solvent and M2 is the molar mass of solute. ये अगर एक्सप्रेशन हमें पता है, अगर हमें सारी वैल्यूज़ इसमें दी हुई हैं, कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है, तो हम इस फॉर्मूले से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन इस फॉर्मूले से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए बाकी की वैल्यूज़ दी हुई होंगी क्वेश्चन में, और M2 कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिससे हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वी कैन से दैट एडवांटेज ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कि हम उसका इस्तेमाल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। अब इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेट अस डू दैट। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज़ 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass is 78 gram per mole. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? See, इस एग्जाम्पल में क्लियरली मैंशन, सबसे पहले तो हम उन चीज़ों को नोट करेंगे जो कि इसमें गिवन है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? बेंजीन, जो कि जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.850 बार। फिर हमें दिया गया है एक नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक सॉल्यूट के बारे में जिसका मास गिवन है 0.5 ग्राम, और उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.845 यानी कि
P, उसका प्रेशर। तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे लेट अस सी क्या क्या चीज़ें गिवन है। इसमें P1 नॉट गिवन है। P1 नॉट यानी कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, यानी कि यहाँ पे बेंजीन है, वो प्योर बेंजीन, तो उसका कितना दिया हुआ हमें 0.850 बार। फिर हमें प्रेशर ऑफ उस सॉल्यूट का भी दिया हुआ है प्रेशर, दैट इज़ 0.845 बार। मीन्स जैसी सॉल्यूट का इन द सेंस कि जब हम सॉल्यूट को उस बेंजीन में डाल रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उस टाइम पे जो प्रेशर आ रहा है दैट इज़ 0.845 बार, यानी कि उस सॉल्यूशन का। उसके बाद हमें दिया गया है M1 यानी कि मोलर मास, दिस इज़ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि बेंजीन का मोलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। Then W2 is the given mass of the solute which is 0.5 gram. Then W1 is the mass of benzene, बेंजीन कितना ग्राम गिवन है 39 ग्राम। M2 मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। सो इट्स वेरी सिंपल। जस्ट नाउ हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा था, तो उसमें हमने ये रिलेशन देखा था उसका, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो इन सब में सिर्फ M2 हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। सो वी विल पुट द वैल्यूज़। P1 नॉट इज़ 0.850 माइनस P1 की वैल्यू 0.845 है डिवाइडेड बाय P1 नॉट अगेन इक्वल्स टू W2 हमें दिया है 0.5, M1 यहाँ पे दिया हुआ है 78, W1 दिया है 39 और M2 हमें कैलकुलेट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा और ये जो M2 है इसे एक तरफ ले जाएंगे और बाकी की वैल्यू सब दूसरी तरफ ले जाएंगे। वी विल कैलकुलेट इट, यू कैन डू दैट एंड यू विल गेट द आंसर। M2 की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी, M2 यहाँ पे आपका आएगा 170 ग्राम पर मोल। सो दिस विल बी द आंसर विच यू विल गेट, विच इज़ वेरी सिंपल। क्या सिर्फ यहाँ पे देखना है आपको कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, गिवन वैल्यूज़ डालनी है, फॉर्मूला डालिए और वट एवर वैल्यू यू नीड टू कैलकुलेट उसको एक तरफ ले जाइए, बाकी की वैल्यूज़ दूसरी तरफ, एंड हेंस यू विल गेट द आंसर। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सी चीज़ें गिवन हैं और जो फाइंड आउट करना है वो भी हम इसमें देखते हैं। तो गिवन पार्ट क्या है यहाँ पे, पहली चीज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर यानी कि P1 नॉट, P1 नॉट की वैल्यू दी हुई है 23.8 mmHg। सो P1 नॉट की वैल्यू है 23.8 mmHg। उसके बाद बोला है 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया यानी कि सॉल्यूट, तो W2 का मास गिवन है 50 ग्राम। देन डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि W1, वाटर यानी कि सॉल्वेंट है तो W1 मास ऑफ वाटर इज़ 850 ग्राम। देन हमें मालूम है मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो वाटर का मोलर मास इज़ 18 ग्राम पर मोल एंड यूरिया का मोलर मास इज़ 60 ग्राम पर मोल। दिस यू कैन कैलकुलेट बाय योर ओन। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ वेपर प्रेशर। तो P1 यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो P1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो वी विल पुट दिस फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हम यहाँ ये वैल्यू इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज हमारा ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ टेकिंग इनफ ऑफ द सॉल्यूट। सो बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला विल पुट द वैल्यूज़ हियर, इसको फर्दर हम एक्सपैंड करेंगे। N2 मीन्स W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। इस पार्ट को यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके, क्योंकि W2 और M2 की वैल्यूज़ दे रखी हैं, वैल्यूज़ डाल के इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके वी विल गेट द फाइनल वैल्यू 0.0173 एंड यहाँ पे भी वैल्यूज़ डाल के वी विल गेट दिस 23.8 P1 नॉट है माइनस P1 अपॉन 23.8। तो हमें P1 कैलकुलेट करना है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल के कैलकुलेट कर ली है।
तो P1 फाइनली हमारे पास आ जाता है 23.4 mmHg। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।